नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी की, और ये कंपनी मूलतः इस बात के लिए जानी जाती है कि ये डिफेंस सेक्टर में है, लेकिन डिफेंस सेक्टर केवल इसका एक सेगमेंट है। बेसिकली ये प्रेसिशन इंजीनियरिंग कंपनी है। अब ये प्रेसिशन इंजीनियरिंग कंपनी क्या चीज़ होती है, इसको आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कंपनी का नाम। कंपनी का नाम है एमटार टेक्नोलॉजीज़। अब ये एमटार जो है कुछ अजीब सा नाम लगता है, तो इसका ओरिजिन भी समझने का प्रयास करेंगे और ये पता लगेगा हमें कंपनी की हिस्ट्री से। तो कंपनी के इतिहास के बारे में पहले जान लेते हैं। कंपनी का इतिहास बहुत ही पुराना है। 1970 में 1970 में कंपनी की स्थापना हुई। उस समय इसका जो स्वरूप था एक पार्टनरशिप फर्म था, और उस समय इस फर्म का नाम मैसर्स मशीन टूल एड्स एंड रिकंडीशनिंग था, और ये जैसे मैंने बताया हैदराबाद में स्थापित हुई। अब 1999 में इस कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी 29 साल बाद ये कंपनी, ये जो फर्म थी पार्टनरशिप फर्म, इसको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट किया गया। और ये जो नाम था मशीन टूल एड्स एंड रिकंडीशनिंग, इसका शॉर्ट फॉर्म कर दिया गया, तो वहाँ से इसका नाम बना एमटार टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तो एमटार जो आया है ये मशीन टूल एड्स एंड रिकंडीशनिंग से आया है, तो एमटार टेक्नोलॉजीज ऐसे इसका नाम पड़ा। तो चूंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी इसलिए इसका नाम एमटार टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड रहा। उसके बाद 2020 में इस कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया, और अगले साल यानी मार्च 2021 में इस कंपनी का आईपीओ आया। और उस समय आईपीओ का जो भाव था, यानी जिस रेट पे इन्होंने आईपीओ के शेयर दिए, वो 575 पर शेयर था। 201 गुना सब्सक्राइब हुआ ये शेयर, और अब इसका भाव 2650 है। और इसने इन्वेस्टर की वेल्थ 4.5 साल में यानी 4.5 ईयर्स में लगभग 4.6 टाइम कर दिया। बड़ा ज़बरदस्त कंपनी ने रिटर्न दिया है। पहले जान लेते हैं कि कंपनी आखिर करती क्या है। तो देखिए, ये एक प्रेसिशन इंजीनियरिंग कंपनी है जो प्रेसिशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, और ये मिशन क्रिटिकल कंपोनेंट बनाती है विद क्लोज टॉलरेंसेस। अब देखिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला हो गया। अब इनको एक एक करके समझते हैं। इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। तो देखिए क्या है कि जब आप मोबाइल को चार्ज करते हैं तो उसकी पिन को आप मोबाइल के स्लॉट में, चार्जिंग स्लॉट में डालते हैं, और अगर वो बहुत ज़्यादा टाइट होगा, मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा साइज़ हो गया, उस जो चार्जर का पोर्ट है उससे तो बड़ा साइज़ हो गया, तो वो जो है उसमें जाएगा, वो पिन उसमें जाएगी नहीं, चार्जिंग की पिन जाएगी नहीं। और अगर मान लीजिए वो ढीला रह गया तो होगा क्या, होगा ये कि वो आपने पिन लगाई तो सही, लेकिन वो फ़ोन चार्ज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि आपको इस तरह की इंजीनियरिंग चाहिए, इस तरह की प्रॉपर इंजीनियरिंग चाहिए कि वो जो पिन का साइज़ है, चार्जिंग पिन का जो साइज़ है वो, और जो मोबाइल का स्लॉट है, चार्जिंग स्लॉट, वो आपस में प्रॉपर तरीके से फिट हो, ना वो ढीला रहे ना वो बड़ा रहे। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में घर में हम मिक्सर चलाते हैं, तो मिक्सर के ऊपर कैप जो होता है ना, जैसे आप कोई जूस वगैरह अगर बनाएं तो मिक्सर के ऊपर का कैप होगा। अब उसमें एक गास्केट होती है, अंदर रबर का गास्केट होता है। मान लीजिए वो गास्केट थोड़ा सा बड़ा हो गया तो होगा क्या, वो ढक्कन ही बंद नहीं होगा। और अगर वो गास्केट ढीला रह गया, थोड़ा भी ढीला रह गया, तो होगा क्या, वो जब मिक्सर चलेगा तो उस पर जूस का जो फोर्स आएगा, जूस के घूमने से जो फोर्स आता है, उसके कारण वो ढक्कन जो है ना वो बार बार उड़ेगा और स्लिप, जो उसमें से स्पिल ओवर होगा जूस। तो इसलिए क्या है, एग्जैक्टली प्रॉपर तरीके की आपको इंजीनियरिंग चाहिए, या ये कहें प्रॉपर तरीके का साइज़ चाहिए आपको, जिससे वो ढक्कन ना तो ज़्यादा टाइट हो और ना ज़्यादा ढीला हो। तो ये तो बात रही दो एग्जांपल की जो डे टू डे लाइफ में हम काम करते हैं। तो ये जो बनाते हैं, यानी एमटार टेक्नोलॉजीज़ जिस एरिया में काम करते हैं वो है मिशन क्रिटिकल कंपोनेंट्स की। तो ये मिशन क्रिटिकल कंपोनेंट क्या चीज़ होती है? मिशन क्रिटिकल कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जहाँ पर आपको बहुत ही परफेक्शन से दो चीज़ों का अगर जॉइनिंग कहीं हो रही है,
या दो चीज़ों में कोई डिज़ायर्ड रिक्वायरमेंट है तो वो बिल्कुल भी आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। यानी बाल बराबर भी अगर दो चीज़ें ज्वाइन हो रही हैं आपस में तो बाल बराबर भी उनमें गैप नहीं होना चाहिए, ना ढीला ना टाइट। तो अब इसको उदाहरण से अगर समझें तो एक बाल का जो साइज़ होता है वो होता है 50 से 100 माइक्रोन, और जो ये जिस तरीके के पार्ट्स बनाते हैं तो उन पार्ट्स के बीच का जो गैप होता है, अगर दो पार्ट एक दूसरे में फिट हो रहे हैं तो वो होता है 5 से 10 माइक्रोन। तो ये जो आप देख लीजिए बाल का भी 1/10 जो है उस तरह की फिटिंग, यानी अगर आप बाल भी डालना चाहेंगे, अगर वो दो पार्ट अगर मैच हो रहे हैं आपस में तो उनके साइड्स में अगर आप बाल भी डालना चाहेंगे तो बाल भी नहीं जाएगा उसमें। इस तरह की जो फिटिंग होती है उसको टॉलरेंसेस बोलते हैं, ये जो गैप जो होता है उसको टॉलरेंस बोलते हैं। इस तरह की इंजीनियरिंग को प्रिसीशन इंजीनियरिंग बोलते हैं, और ये जनरली काम आती है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, या हाइड्रोजन से रिलेटेड जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है वहाँ पर, या डिफेंस में, मिसाइल्स में, एरोस्पेस में, या स्पेस में जो स्पेस क्राफ्ट जो होता है, अंतरिक्ष जो होता है, तो वहाँ पर इस तरह के जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, मिशन क्रिटिकल कंपोनेंट, प्रिसीशन इंजीनियरिंग वहाँ पर काम आती है। तो एक्चुअली ये कंपनी मशीन पार्ट्स बनाती है उन चीज़ों के लिए जो क्रिटिकल जो होता है, मिशन क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो। तो अब जान लेते हैं इसका रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है, किन किन सेक्टर्स में कंपनी काम करती है। तो कंपनी बेसिकली 4 सेक्टर्स में काम करती है। पहला जो है वो क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में काम करती है, दूसरा एरोस्पेस और डिफेंस के क्षेत्र में काम करती है, तीसरा सिविल न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में काम करती है, और जो चौथा है वो अदर्स में काम करती है। एक एक करके इनको समझते हैं कि ये क्या करती है। इनका एक एक जो कस्टमर है वो भी मैं आपको बताऊंगा किन कस्टमर्स के लिए काम करती है। तो Q2 FY26 के हिसाब से जो अभी इनके रिजल्ट रिसेंटली आए उसके हिसाब से अगर हम देखें तो क्लीन एनर्जी का जो रेवेन्यू है, जहाँ पर ये फ्यूल सेल में काम करते हैं, हाइड्रोजन में काम करते हैं, और इस तरीके के अन्य लेटेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन में और अन्य लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ में काम करते हैं, तो वहाँ से इनका रेवेन्यू 72% आता है। तो इनका जो एक मेन क्लाइंट है, मेजर क्लाइंट इनका जो है वो ब्लूम एनर्जी है, अमेरिकन एक कंपनी है ये, और 13 से 15 साल से इनकी इस कंपनी से रिलेशनशिप है, वहाँ से रिपीट ऑर्डर मिल रहे हैं। अब ये फ्यूल सेल नहीं बना रहे, ये बेसिकली वो जो ब्लूम एनर्जी जिस तरह के कंपोनेंट्स को चाहती है, चाहे वो रिप्लेसमेंट से रिलेटेड कंपोनेंट हो या वो कुछ काम कर रही हो, मतलब हाइड्रोजन सेल से रिलेटेड या फ्यूल सेल से रिलेटेड कुछ काम कर रही हो, तो उनके लिए उनकी मशीनरी के लिए कोई क्रिटिकल कंपोनेंट जो ख़राब हो जाते हैं या नए कोई कंपोनेंट होते हैं, उनका ऑर्डर ये एमटार टेक्नोलॉजी को देते हैं, क्योंकि एमटार टेक्नोलॉजीज़ जो है प्रिसीशन इंजीनियरिंग में एक माहिर कंपनी है। तो उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ कि ये क्या क्या बनाते हैं। तो ये हॉट बॉक्सेस बनाते हैं क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में, ब्लूम एनर्जी के लिए जो यूएसए की कंपनी है। तो हॉट बॉक्सेस बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉक्सेस बनाते हैं, इलेक्ट्रोलाइजर्स बनाते हैं, उसके कंपोनेंट्स भी बनाते हैं। तो बेसिकली हॉट बॉक्सेस क्या होता है, हॉट बॉक्सेस जो होता है एक वो चीज़ है, एक वो कंपोनेंट है जहाँ मीथेन गैस से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। हाइड्रोजन बॉक्सेस क्या हुआ कि हाइड्रोजन बॉक्सेस में मीथेन से पहले हाइड्रोजन बनती है और फिर हाइड्रोजन जो है वो उससे पावर प्रोड्यूस की जाती है। तो तीसरा तरह के कंपोनेंट्स ये बनाते हैं वो इलेक्ट्रोलाइज़र है, ये इलेक्ट्रोलाइज़र के कंपोनेंट बनाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइज़र के बारे में हम पहले भी कई बार बता चुके हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइज़र का जो पर्पज़ होता है वो ये होता है हाइड्रोजन, मीथेन फ्री हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना और हाइड्रोजन से बेसिकली पावर प्रोड्यूस करना। अब इनका जो दूसरा सेगमेंट है वो एरोस्पेस और डिफेंस से रिलेटेड है, और एरोस्पेस में जो अंतरिक्ष वाला जो स्पेस सेगमेंट है वो भी शामिल है। वहाँ पर ये जो इसरो है वो और DRDO के साथ काम करते हैं। और आप ये समझ लीजिए जब से इन्होंने कंपनी की शुरुआत की या पार्टनरशिप के रूप में जब से ये थे, तब से इनकी रिलेशन है 30-40 साल की इनकी रिलेशनशिप इसरो और DRDO की है। यानी कि उस समय से ये कंपोनेंट बना रहे हैं इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। अब आप ये देख लीजिए कि किस तरह की इंजीनियरिंग में एक्सपर्टाइज एमटार टेक्नोलॉजी रखती है। तो एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर से इनका जो रेवेन्यू आता है वो 12% आता है। तो जो इसरो के लिए कुछ कंपोनेंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या ये बनाते हैं। लिक्विड प्रोपल्शन इंजन जो होता है वो बनाते हैं। लिक्विड प्रोपल्शन इंजन बेसिकली रॉकेट का इंजन है, उस रॉकेट के इंजन में लिक्विड कुछ फ्यूल डाला जाता है और उसकी मदद से वो इंजन चालू होता है। दूसरा क्रायोजेनिक इंजन जो होता है एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे जो फ्यूल होता है वो
उसको रन करने के लिए वो इंजन काम आता है, मतलब उस इंजन में एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर का ईंधन काम आता है। तीसरा टर्बो पंप हुआ या बूस्टर पंप हुआ। बूस्टर पंप और टर्बो पंप बेसिकली जो फ्यूल है, यानी रॉकेट में जो फ्यूल है उसको पंप करने के लिए काम आता है। तो अब जैसे बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर पर जब आप किसी फ्यूल को आप पंप करेंगे क्रायोजेनिक इंजन में, तो आप समझ लीजिए उसके लिए आपको जो एक्सपर्टाइज चाहिए ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टाइज, बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टाइज चाहिए, क्योंकि ज़रा सी एरर से वो जो रॉकेट वाला जो मिशन है वो आपका फेल हो सकता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि ये जो बनाते हैं ये मिशन क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाते हैं। ऐसा नहीं है पूरा क्रायोजेनिक इंजन बना देंगे, लेकिन ऐसा है कि उसके लिए कुछ कंपोनेंट्स जो होते हैं ना, उनको ये डिज़ाइन करते हैं और ये बनाते हैं। इसके अलावा जो DRDO है, जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जैसे अग्नि और पृथ्वी मिसाइल वाला जो प्रोग्राम है इनके, उसके लिए भी इस तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं या असेंबलीज़ हैं उनको बनाते हैं, जिस प्रकार के जो मतलब जो स्पेस में जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है, किसी रॉकेट में जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरह की लगभग रिक्वायरमेंट जो होती है मिसाइल्स में भी होती है। वही एक्सट्रीम हीट वाली कंडीशन होती है, एक्सट्रीम टेम्परेचर की कंडीशंस होती है, जो फ्यूल होता है वो डिफरेंट तरीके का होता है और आपके पास एरर की कोई गुंजाइश नहीं है। तो DRDO के साथ भी ये काम करते हैं। इसके बाद जो इनका जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है सिविल न्यूक्लियर पावर। अब देखिए दो तरह की पावर हुई, एक तो मिलिट्री न्यूक्लियर पावर हुई जिसमें हम एटम बम वगैरह आता है, तो वो नहीं। तो सिविल न्यूक्लियर पावर का मतलब जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट से होते हैं जहाँ से बिजली का उत्पादन होता है, तो उनके लिए ये काम करते हैं और वहाँ से भी ये मिशन क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाते हैं। तो ये न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ काम करते हैं और उनसे भी इनकी रिलेशन लगभग 20 से 25 साल पुरानी है। लगातार इनको रिपीट ऑर्डर मिलते हैं। अब ये फ्यूल मशीनिंग हेड बनाते हैं। उदाहरण के लिए बताता हूँ, तो फ्यूल मशीनिंग हेड का मतलब ये होता है कि आप ऐसा समझ लीजिए कि यूरेनियम जो होता है वो यूरेनियम के थ्रू न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूस होती है। तो वो अब आप हाथ से ले जाके तो उस रिएक्टर में आप रख नहीं सकते, तो एक रोबोटिक आर्म टाइप चीज़ होती है। तो वो मशीन टाइप जो चीज़ होती है वो प्रॉपर जगह उस फ्यूल का जो बॉक्स होता है या फ्यूल जो होता है उसको उठा के प्रॉपर जगह ये फ्यूल मशीन हेड ले जाके रखता है। फिर ड्राइविंग मैकेनिज्म है। ड्राइविंग मैकेनिज्म किस काम आता है? देखिए, जो न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू होती है, ये थोड़ी फिजिक्स वाली बात है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि कोई भट्टी में आग जल रही है और कई बार क्या होता है वो आग जो है अनकंट्रोलेबल हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, उसको पानी की सहायता से या तो बुझाते हैं या हम उसमें से लकड़ियाँ जो है वो निकाल लेते हैं, कोयले निकाल लेते हैं। तो इस तरह की जो न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स होते हैं उसमें कंट्रोल करने के लिए, रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए कुछ कैडमियम की छड़ें होती हैं। तो वो आप प्रॉपरली उनको, जब रिएक्शन स्लो हो जाती हैं तो आप उनको बाहर निकाल लेते हैं, और जब उनकी रिएक्शन फास्ट हो रही होती है तो उसको अंदर डालते हैं उन छड़ों को। अब ये मैकेनिकली मतलब हाथ से ये कोई किसी आदमी के द्वारा ये संभव नहीं होती, और आपको प्रेसाइज मूवमेंट पे प्रेसाइज जगह आपको ये सब चीज़ें डालनी पड़ती, क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है वो अपने आप में बड़ी डेंजरस चीज़ है। वहाँ पर आप किसी प्रकार का रिस्क नहीं ले सकते। अगर रिएक्शन अनकंट्रोलेबल हो गई तो आप जानते हैं कि क्या हो सकता है। चेरनोबिल का नाम आपने सुना ही होगा। तो इसलिए ये जो इस तरह की मैकेनिज्म है, ऐसी मैकेनिज्म बनाते हैं जिसमें टाइमली अगर रिएक्शन फास्ट हो रही हो तो तुरंत वो कैडमियम की छड़ें अंदर हो जाए। ये मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि इस तरह का मैकेनिज्म ये बनाते हैं कि वो छड़ें अंदर चली जाएं और जब रिएक्शन स्लो हो रही हो तो कैडमियम की छड़ें बाहर निकाल लिया जाए। इसके अलावा ये कूलेंट असेंबली भी बनाते हैं। कूलेंट चैनल असेंबली का मतलब क्या हुआ कि उस रिएक्टर को ठंडा करने के लिए कूलेंट चलाया जाता है उसके अंदर, तो वो कूलेंट के लिए जो सिस्टम होता है वो भी ये तैयार करते हैं। अब ये रही बात कि ये क्या क्या काम करते हैं। हाँ, सिविल न्यूक्लियर पावर से इनका जो रेवेन्यू है वो 4% आता है, और इस तरीके से कई अन्य काम करते हैं, कुछ अन्य प्रोडक्ट्स भी ये बनाते हैं, वहाँ से इनका रेवेन्यू 12% आता है। अब ये जो जितना भी डेटा है, ये जैसे मैंने बताया ये Q2 FY26 का डेटा है, और ये चूँकि ऑर्डर बेस्ड है, यानी कि ये जो है काम इनको जो मिलता है ये एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट मिलता है। तो ये जो रेशियो है कि क्लीन एनर्जी से 72% और एरोस्पेस और डिफेंस से 12% है, तो हो सकता है ये चेंज होता रहे। तो Q2 FY26 में इनका जो रेवेन्यू है, अब आप देखिए ये बेसिकली एक्सपोर्ट
ओरिएंटेड यूनिट है, तो 78% रेवेन्यू इनका एक्सपोर्ट से आता है और 22% मात्र जो है वो डोमेस्टिक क्लाइंट से आता है। उनका जो एक मेजर क्लाइंट है उसका मैंने आपको जिक्र किया, वो है ये ब्लूम एनर्जी, जो अमेरिका की कंपनी है, जिनके लिए फ्यूल सेल, हॉट बॉक्सेस, हाइड्रोजन बॉक्सेस, इलेक्ट्रोलाइजर, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ और उनके कंपोनेंट्स ये बनाया करते हैं। अब सितंबर 30, 2025 को इनकी जो ऑर्डर बुक थी वो 1297 करोड़ की थी, जो लगभग आप ये समझ लीजिए 1.75 ईयर्स के लिए इनकी रेवेन्यू विजिबिलिटी है, क्योंकि इनकी जो FY25 में जो सेल थी वो 676 करोड़ की थी। और दूसरी बात ये है कि इनको जो अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है ऑर्डर में, वो ये है कि देखिए इनका जो एक मेजर ऑर्डर जो इनका आता है 72%, जैसे 78% इनका टोटल रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, उसमें 72% जो USA से आता है, और उसमें भी मेजर जो इनका क्लाइंट है वो है ब्लूम एनर्जी। तो ये ब्लूम एनर्जी के ऊपर ऑर्डर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। और चूंकि टैरिफ जो अमेरिकन जो टैरिफ है, जो 50% टैरिफ अमेरिकन गवर्नमेंट ने इंडियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर लगा दिया, उसके कारण इनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन आप ये बात समझिए कि ये इतने परफेक्ट या इतनी प्रिसीशन और इतने मिशन क्रिटिकल कंपोनेंट बनाते हैं कि इनका सब्स्टिट्यूट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप पक्की होती है, क्लाइंट को इनके प्रोडक्ट के बारे में पता होता है, इनको विश्वास होता है। और आप ये समझ लीजिए हर इंजीनियरिंग कंपनी जो है ना, वो इस तरह के प्रोडक्ट्स बना नहीं सकती है। तो कंपटीशन जो है उस मामले में कम रहता है। और आप ये समझ लिए 3 या 4 या 5 जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वर्ल्ड में, केवल वही इस तरीके का काम करते हैं। तो जो हाई कस्टमर कंसंट्रेशन है ना, वो एक इनके लिए प्रॉब्लम है। स्ट्रेंथ की बात करूं तो देखिए बड़े स्ट्रॉन्ग प्रमोटर हैं इस कंपनी के, और 1970 में जिन लोगों ने ये पार्टनरशिप फर्म की शुरुआत की वो तो अब दुनिया में रहे नहीं, उनकी अगली पीढ़ी जो है वो इस कंपनी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो बड़ा ही आप ये समझ लीजिए 40 साल से जिस कंपनी की रिलेशनशिप DRDO और इसरो जैसी जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो, तो आप समझ लीजिए किस तरह की क्वालिटी वो मेंटेन करते हैं, और कैसे जो DRDO और इसरो टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है एक तरीके से। दूसरी स्ट्रेंथ इनकी ये है कि रिपीट ऑर्डर मिलते हैं, क्योंकि इन जैसा माल बनाने वाले कोई है नहीं, भारत में तो कम से कम नहीं है। तीसरी चीज़ ये कि हेल्दी ऑर्डर बुक है, करीब 1.25 साल की ऑर्डर की रेवेन्यू विजिबिलिटी इनके पास है। फिर गवर्नमेंट का इंडिजिनाइजेशन, स्पेशली डिफेंस सेक्टर में जो इंडिजिनाइजेशन प्रोग्राम है, जहाँ पर स्वदेशीकरण कर रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो भारत सरकार कोशिश ये कर रही है कि भारत में बनाई जाए और बाहर के देशों पे किसी तरह की निर्भरता नहीं रहे। तो इसके कारण से भी इस कंपनी को फ़ायदा होता है। एक अन्य स्ट्रेंथ इनकी ये है कि ये अब कोशिश इस बात के कर रहे हैं कि प्रोडक्ट में भी डाइवर्सिफाई करें, जैसे 3 या 4 सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, तो प्रिसीजन इंजीनियरिंग के अन्य क्षेत्रों में भी ये जाएं। दूसरी बात ये क्लाइंट कंसंट्रेशन है ना, उसको ये कम करें। अब वीकनेस की बात करूं तो एक वीकनेस तो बड़ी जाहिर है कि अधिकतर इनका जो रेवेन्यू है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ये ब्लूम एनर्जी के ऊपर, तो क्लाइंट कंसंट्रेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीकनेस है इनके लिए। दूसरी चीज़ ये कि इनका लॉन्ग कैश कन्वर्जन साइकिल है, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइप का काम है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड मिशन क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं, जब भी रिक्वायर्ड होती है तभी ये बना के देते हैं, आप रेडीमेड बना के रख नहीं सकते। फिर कुछ टेंडर बेस्ड प्रोसेसेस है, क्योंकि DRDO, इसरो और NPCIL टाइप की जो कंपनीज हैं ये बिना टेंडर के काम नहीं करती हैं, सरकारी काम है इसलिए। तो 370 दिन का इनका कैश कन्वर्जन साइकिल है ये, लेकिन ये इनके बिजनेस में इनहेरेंट है। फिर 78% रेवेन्यू इनका फॉरेन से आता है, तो एक फॉरेक्स कन्वर्जन रिस्क जो है वो हमेशा ही रहता है इस तरह की कंपनीज में जो बेसिकली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होती हैं। मार्केट कैप की बात करें तो 8140 का 8140 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी जो हर 100 रुपये की इक्विटी पर 25 रुपये का कर्जा है, और ROE जो है 7.5 है, बिलो एवरेज ROE है। पी लेकिन 178 का है। उसका कारण ये है कि हर आदमी जो है वो डिफेंस सेक्टर के पीछे पड़ा हुआ है, बिना ये जाने कि आखिर ये कंपनी करती क्या है, किस तरह के रिपीट ऑर्डर इस कंपनी को मिलते हैं। 3 साल की सेल बहुत अच्छी है, 28% साल दर साल बढ़ी है, लेकिन 3 साल का जो प्रॉफिट है वो -4% है, यानी साल दर साल 4% से प्रॉफिट गिर रहा है। प्रमोटर के पास 31% है शेयर होल्डिंग, और उसमें से लगभग 11% प्लेज्ड होल्डिंग है। FII के पास 9% है, DII के पास 25% और पब्लिक के पास 35% है। तो देखिए जहाँ तक कंपनी की बात है, जहाँ तक कंपनी के कामकाज की बात है, जहाँ तक उसकी एक्सपर्टाइज की बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि आप
कंपनी में काम करना चाहते हैं, कंपनी की एक्सपर्टाइज देखना चाहते हैं या शेयर से पैसा कमाना चाहते हैं। तो जिस तरीके इसके फाइनेंशियल मैट्रिसेस हैं, बहुत अच्छी इंजीनियरिंग कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से फाइनेंशियल मैट्रिसेस इसके हैं और जिस तरीके इसमें हाइप है, प्राइस टू परफेक्शन है, इसमें अगर कोई गड़बड़ हुई छोटी मोटी भी, कहीं इसमें कोई ऊंच नीच हुई इनके फाइनेंशियल में, कभी इनके कोई ऑर्डर गिर गया या कोई नेगेटिव खबर आई, तो आप ये समझ लीजिए कि 20% का लोअर सर्किट इस कंपनी में लगने वाला है। इसलिए ये 178 का पी और 7.5% की ROE, तो ये थोड़ा सा मुझे जस्टिफाइड नहीं लगता। इसलिए आप सोच समझ के इस कंपनी को स्टडी करें, मेरे फ्रेमवर्क पे काम करें। मेरी शेयर में खरीदने या बेचने की कोई राय कभी होती नहीं है। आप हमेशा इस तरीके का कोई निर्णय लेते समय आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से अवश्य पूछें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।